हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सोरियो जी की एक पेंटिंग के साथ में। क्यों बच्चों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि स्कूल के अंदर ये टॉपिक फटाफट कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया हो, या इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे डाउट्स हो कि ये चैप्टर आखिर पढ़ाया क्यों जाता है? तो आज आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ ये प्यारा सा वीडियो, जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर को एक अलग अंदाज में पढ़ाने की कोशिश की है, जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है अलग अलग एपिसोड्स के अंदर। जितने भी इसके कंसेप्ट्स है उनको अलग अलग एपिसोड में डिवाइड किया है और उसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये तरीका आपको पसंद आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर पढ़ाया क्यों जाता है, इसकी चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ नंबरों के लिए नहीं है, ठीक है ना? तो इसकी एक इंपॉर्टेंस अलग लेवल की है। क्या लेवल है कि आप जानते हो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इस यूरोप के अंदर बहुत सारे पावरफुल नेशंस है। जैसे कि आप जानते ही हो, यूरोप के पावरफुल नेशंस के अंदर एक आता है ब्रिटेन, जिसने हम पे राज भी किया है। उसके अलावा फ्रांस, उसके अलावा जर्मनी, इटली। तो ऐसे बहुत सारे नेशंस है, ठीक है ना? और ये बहुत पावरफुल भी है। बट अगर आप 18th सेंचुरी में जाके देखो, 18th सेंचुरी के अंदर अगर आप जाके देखो तो उस वक्त ये नेशंस थे ही नहीं, ठीक है ना? इवन इन यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी नहीं थी। आइडेंटिटी मतलब ब्रिटेन के लोग, जैसे हम ब्रिटिश बोलते हैं, फ्रांस के फ्रेंच हो गए, जर्मनी के जर्मन्स हो गए, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं थी वहां पे। तो थे क्या फिर? तो उस वक्त थे मोनार्की सिस्टम, बड़े बड़े एम्पायर्स, जैसे ऑटोमन एम्पायर हो गया, हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया, बोरबोन डायनेस्टी हो गई। ये नाम आपने इस चैप्टर के अंदर सुने होंगे। तो ये सारी डायनेस्टीज का यहाँ पे राज था। लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, अलग अलग लैंग्वेजेस थी, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स थे, अलग अलग उनकी टेरिटरी थी, ठीक है ना? इन देशों के नाम कोई जानता ही नहीं था उस वक्त। तो ये कैसे हुआ, कैसे इन्होंने अपने आप को इमर्ज किया, अपने आप को नेशन स्टेट्स के रूप के अंदर। और नेशनलिज्म जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है राष्ट्रवाद। तो इन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग कैसे आई, क्या हुआ, ये सारे इवेंट्स जो है इस चैप्टर के अंदर बताए हुए हैं, ठीक है ना? तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट है वो एक फ्रेडरिक सोरियो जी की पेंटिंग है। तो सबसे पहले उस पेंटिंग के जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। ये देखिए, इन 1848 के अंदर एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुए फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने क्या किया? प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। तो इनकी जो पेंटिंग है उसमें 4 प्रिंट्स है, ओके। और उसमें क्या किया इन्होंने? एक ड्रीम देखा है, द ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो बना हुआ है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से। तो कितनी बड़ी बात हो गई, मोनार्की सिस्टम के अंदर। आज जहां पे कई कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 के अंदर जो ख्वाब देखा, उसमें देखा कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर अलग अलग नेशन है और वो बने हुए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की वजह से। मतलब वहां पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, सोशल गणतंत्र, लोगों की सोशल इक्वलिटी है, ये सब इन्होंने सोचा। अब इसका जो फर्स्ट प्रिंट है, फर्स्ट प्रिंट में इन्होंने क्या देखा कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। फर्स्ट प्रिंट में इन्होंने बनाया पीपल ऑफ यूरोप और अमेरिका, इन दो कॉन्टिनेंट्स के लोग है, मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस। अच्छा, इसमें मेन भी है, वीमेन भी है, और सभी उम्र के, कोई बड़ा छोटा ऐसा नहीं, 18 साल के ऊपर ही है सिर्फ, कोई भी, हर एज के। दे आर पासिंग ए लॉन्ग लाइन, एक लॉन्ग लाइन बना के वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर पेइंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वो लोग अपने श्रद्धा अर्पण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना? अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो फ्रेडरिक साहब, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया एक फीमेल फिगर के रूप में। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी उस वक्त, तो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर जहां पे प्रभुत्व मैन का होता था, विमेन को तो कोई वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, उसके अंदर उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया। मतलब एक कल्पना की कि वो एक फीमेल फिगर है और उसके सामने लोग झुकते हुए जा रहे। सोचो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, और इस फीमेल फिगर, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है? एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक टॉर्च जिसके द्वारा ये लोगों को राह दिखा रही है, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जिसके अंदर लोगों के अधिकार, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जो बुक होती है, वो एक चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इसके दूसरे हाथ में है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू, इस स्टैच्यू के सामने क्या पड़ा है?
shattered remains of absolute monarchy system. इस स्टैचू के सामने बिखरे पड़े जो मोनार्की सिस्टम, अब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम मतलब ऐसी सरकार जो फुली कंट्रोल कर सकती है किसी को भी, मतलब उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट, ठीक है। ए गवर्नमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस इज नोन एज ए एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। तो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम इसके सामने शैटर्ड है, शैटर्ड मतलब बिखरे पड़े वो सारे। अच्छा, अब इनका एक उथोपियन विजन है। उथोपियन विजन मतलब जैसे अपन कहते हैं ना राम राज्य, तो ऐसे ही इनका एक उथोपियन विजन है। ऐसा विजन, एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत आइडियल है टू बी एक्सिस्ट। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड को डिस्टिंक्ट नेशंस के अंदर बांटा। तो इनके जो उथोपियन विजन है, मतलब फ्रेडरिक साहब का जो उथोपियन विजन है, वो क्या कह रहा है कि वर्ल्ड जो है अलग अलग नेशंस के रूप में बना हुआ है और हर नेशन का एक कॉमन फ्लैग है और वहां के लोगों की एक कॉमन कॉस्ट्यूम है ना, एक ही तरह के वो लोग कपड़े पहने रहे और एक ही तरह का उनका झंडा है। तो काफी हद तक ये बात भी सही है, कॉमन फ्लैग आज हर देश का है, ठीक है ना। देन लीडेड बाय यूएस एंड स्विट्जरलैंड, ये प्रोसेसन, ये जो लाइन है इसमें सबसे आगे चल रहे यूएस एंड स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि ये दोनों नेशन स्टेट बन चुके थे उस वक्त तक, इसलिए इन्होंने सबसे आगे रखा है यूएस और स्विट्जरलैंड को। उसके बाद में जस्ट फ्रांस, जो स्टैचू के पास पहुंच चुकी है अपने ट्राई कलर के साथ, मतलब फ्रांस जो है वो नेशन बनने की कगार पर है। एंड उसके पीछे आ रहा है जर्मनी, जो अपने ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग के साथ में, ठीक है ना। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है कि आगे वाले जो दोनों नेशन स्टेट बन चुके हैं यूएस और स्विट्जरलैंड, उनको आगे रखा है, फ्रांस को जो जस्ट नेशन स्टेट बनने वाला है फ्रंट में रखा है और जर्मनी इसके जस्ट पीछे आ रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब इन्होंने इस जर्मनी को दिखाया नेशन स्टेट के रूप में, उस वक्त जर्मनी कोई नेशन के रूप में था ही नहीं, वो तो एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ हिस्सा था। वहां के लोगों को भी इतना वो आइडिया नहीं था कि हम कोई नेशन जाके बनाने वाले, ठीक है ना। और इसके बाद में उन्होंने और क्या दिखाया, हेवन, आसमान से जीसस क्राइस्ट, एंजल्स, ये सब इस सीन के ऊपर गेज कर रहे हैं, मतलब इस सीन को देख रहे हैं, वहां लोगों के ऊपर देख रहे हैं, उनके ऊपर फूलमाला पुष्पमाला बरसा रहे। ये ऐसा क्यों दिखाया, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो क्या दिखाना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, कि ये जो जितने भी नेशंस है ये आपस में लड़ नहीं रहे, इनके अंदर एक फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, तो इनके अंदर भाईचारे की भावना है। तो ये है फ्रेडरिक सोरियोजी का ख्वाब। और इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उनके हर प्रिंट में क्या मतलब है, किस चीज के बारे में क्या समझाया गया है। तो ये आई होप सो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।